हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या? नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे। राम हरे हरे राम हरे राम। हरे हरे। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणम्। तो आज हम श्रील प्रभुपाद चैप्टर 5 लेट देयर बी अ टेम्पल पार्ट 1 चैप्टर का नाम है, उसका हम आगे डिस्कस करेंगे पार्ट 2। हम मतलब जो मैंने डिविजन्स किए उसके हिसाब से। यहाँ पे हमने देखा कि प्रभुपाद वृंदावन में लैंड देख रहे थे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया। तो 1965 से 1970 तक प्रभुपाद का जो मेन फोकस था, कृष्णा कॉन्शियसनेस एस्टैब्लिश जो करने का जो मेन फोकस था, वो अमेरिका में था। क्योंकि प्रभुपाद का क्या प्लान था कि अगर अमेरिकन कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो पूरा विश्व उनको फॉलो करेगा। तो प्रभुपाद को ये इंस्ट्रक्शन भी दी कि उनको प्रीच करना है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, है ना, फॉरेनर्स अमेरिकन को, और मतलब जो भी बाहर पाश्चात्य देश है उसमें प्रचार करने का प्रभुपाद को इंस्ट्रक्शन था। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद हमेशा से वही करना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद ने भारत में भी, हमें पता है, जैसे कि झांसी में प्रभुपाद ने ट्राई किया था लीग ऑफ डिवोटीज। प्रभुपाद ने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, लेकिन जब वो फेलियर हो गया वहां पे, तो प्रभुपाद ने क्या ऑब्जर्व किया। प्रभुपाद ने देखा कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा या तो पॉलिटिक्स में एब्जॉर्ब्ड है, या फिर जो उनका अपना आध्यात्मिक जो उनको वो मिला है, एक जो उनको देन है, आध्यात्मिक देन है, उसके प्रति वो बिल्कुल अज्ञानता में है, या फिर इतनी गरीबी आ गई है कि वो अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो प्रभुपाद ने देखा इन सब कारणों की वजह से भारतवासी कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे कि हम जानते हैं, अमेरिका में प्रभुपाद को सफलता मिली। तो ये तो बहुत क्लियर था कि अमेरिका बिल्कुल सही जगह थी कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद कहते थे कि जो अमेरिकन हैं वो असभ्य हैं, असंस्कृत देश है वो। क्योंकि कहीं अगर सभ्यता बची है, अभी भी कहीं अगर कोई जगह है जहाँ सभ्यता बची है, तो वो केवल भारत है, जो कि वैदिक सभ्यता का हृदय है। तो 1970 में प्रभुपाद बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, प्रीचिंग करते हैं अपने फॉरेनर डिसाइपल्स के साथ, अमेरिकन डिसाइपल्स के साथ इंडिया में। और इंडिया में प्रचार करना उतना ही इम्पोर्टेंट था प्रभुपाद के लिए जितना प्रभुपाद ने अमेरिका में एफर्ट लगाया। तो लेकिन जो अमेरिका की प्रीचिंग है वहां पे प्रभुपाद ने स्टार्ट कर दी है। तो वहां पे अभी प्रीचिंग बिना प्रभुपाद के डायरेक्ट मैनेजमेंट के चल सकती है। अमेरिकन डिसाइपल्स अब इतने केपेबल हो गए हैं कि बिना प्रभुपाद के डायरेक्ट डायरेक्ट मैनेजमेंट के यूएस में, अमेरिका में इस्कॉन ग्रो कर सकता है। लेकिन इंडिया में बिना प्रभुपाद के अभी इस्कॉन ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभुपाद ने ऑब्जर्व किया कि जो उनके शिष्य हैं उनको भारतीय लोग धोखा दे देते हैं। तो इस्कॉन का आधे से ज्यादा पैसा जो था इस वजह से खराब हो रहा था, भारत में प्रोजेक्ट्स में पैसा खराब इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके शिष्यों को भारतीयवासी चीट करते थे, धोखा देते थे। और कई बार जब पंडाल लगाना होता था तो उसका जितना कॉस्ट होता था उसका 10 टाइम ज्यादा उनके डिसाइपल्स पे कर देते थे। तो अगर इस्कॉन को इंडिया में डेवलप करना है तो प्रभुपाद का डायरेक्ट मैनेजमेंट होना आवश्यक था। तो 1970 में प्रभुपाद जब प्रीचिंग कर रहे थे तो प्रभुपाद का एक जो विजन था वो ये था कि इंडिया में फिलहाल अभी 3 सबसे बड़े मंदिर प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और वो, जैसे कि हम जानते हैं, कि पहला वृंदावन में, अ, फिर दूसरा मायापुर में, और फिर एक बॉम्बे में। क्योंकि अमेरिका में तो प्रभुपाद 1967 में जब आए थे तभी उन्होंने सोचा था कि मैं एक अमेरिकन हाउस ओपन करूंगा अपने डिसाइपल्स के लिए, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जहाँ से वो फिर प्रीचिंग करेंगे। मायापुर इसलिए क्योंकि महाप्रभु का जन्म स्थान है और वो बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है।
और बॉम्बे इसलिए क्योंकि वो इंडिया का एक बहुत ही मेजर सिटी है, गेटवे टू इंडिया। तो प्रभुपाद के जो प्लान्स थे वो कई बार डिसाइपल्स को समझ नहीं आते थे बिल्कुल भी। और प्रभुपाद को बहुत क्लियर था कि उनको क्या चाहिए, और प्रभुपाद को ये भी पता था कि हर चीज कृष्ण पर निर्भर करती है। तो प्रभुपाद धीरे धीरे अपने प्लान्स जो थे वो अनफोल्ड कर रहे थे, बता रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ बॉम्बे के बारे में बताते हैं। 1971 नवंबर, बॉम्बे। तो एक साल तक बॉम्बे में डिवोटीज आकाश गंगा बिल्डिंग थी, उसके 7th फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स थे, वहां पे डिवोटीज रह रहे थे। लेकिन प्रभुपाद इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। प्रभुपाद चाहते थे बॉम्बे में लैंड होना चाहिए, वहां मंदिर बनना चाहिए, वहां से कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होना चाहिए, और प्रभुपाद बिल्कुल दृढ़ थे। तो जब प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक्स पे जाते थे, प्रभुपाद लैंड देखते थे, कार में कई बार बहुत लॉन्ग राइड्स पे जाते थे, और सिटी मतलब पूरे बॉम्बे की अलग अलग जगहों को प्रभुपाद परखते थे। तो जो बॉम्बे में लाइफ मेंबर्स थे इस्कॉन के, वो एक बहुत ही भव्य स्थान था, मालाबार हिल्स, वहां पे बहुत सारे लाइफ मेंबर्स रहते थे। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने कहा ये अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे नोन लोग भी रहते हैं, लाइफ मेंबर्स लोग भी हैं। तो ये अच्छी जगह रहेगी, यहाँ हम कोई जगह देख लेते हैं। तो वहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स थी बड़ी बड़ी, और वो कंसिडर करते थे कि ये बिल्डिंग को हम पूरा मंदिर बना सकते हैं। लेकिन किसी ना किसी वजह से प्रभुपाद को वो पसंद नहीं आता था, और वो रिजेक्ट हो जाता था। फिर नवंबर में एक एक पर्सन थे, मिस्टर एन। तो इस्कॉन को वो अपनी जमीन देना चाहते थे, और वो थी 5 एकड़ जमीन जुहू में, जो कि अरेबियन सी के बिल्कुल किनारे पे थी। तो जैसे ही प्रभुपाद ने उस भूमि को देखा, उस जमीन को देखा, तो प्रभुपाद को वो तुरंत पसंद आ गया। और प्रभुपाद को याद आया कि जब 1965 अगस्त में प्रभुपाद अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तो प्रभुपाद यहाँ पे सिंधिया कॉलोनी में आए थे, जहाँ पे सुमति मोरारजी का अपार्टमेंट है। तो सुमति मोरारजी से मिलने आए थे, भागवतम पे उनके कुछ गेस्ट आए थे, उनको लेक्चर देने आए थे। तो कई बार इस जो जुहू का ये जो लैंड है, इससे प्रभुपाद की गाड़ी होकर निकलती थी। तो प्रभुपाद जब भी इस भूमि को देखते थे, तो प्रभुपाद सोचते थे कि यहाँ पे एक अच्छा आश्रम हो सकता है, राधा कृष्ण का मंदिर हो सकता है। लेकिन हालांकि तब प्रभुपाद का पूरा फोकस था इंडिया से बाहर जाने में, अमेरिका जाने में, लेकिन तब भी प्रभुपाद ने उस लैंड को कंसिडर किया, जुहू के। और आज प्रभुपाद फिर उस जगह पे हैं, सेम लैंड को कंसिडर कर रहे हैं। और इतने सालों के बाद, जो उन्होंने इतने सालों पहले देखा था, मतलब 1965 में देखा, अभी 1971 चल रहा है। तो प्रभुपाद ने समझा कि ये कृष्ण का रिमाइंडर है कि यही सही जगह है। अभी ये जो लैंड है ये कैसा है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि यहाँ बहुत घास, बड़ी बड़ी घास है, झाड़ियां हैं, और कोकोनट ट्रीज हैं। और उस प्रॉपर्टी के पीछे ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ बहुत सारे किराएदार रहते हैं। और ये जो लैंड है ये जुहू रोड पे है, जहाँ से बहुत ट्रैफिक निकलता है। और ये बिल्कुल अभी मेन सिटी भी नहीं है, थोड़ा सा विलेज जैसी जगह है। अभी जुहू उतना आज की डेट में जैसे हम जुहू को जानते हैं वैसा नहीं है उस टाइम पे ये। और अरेबियन सी के पास है, तो बहुत लोग वहां से निकलते होंगे रोज सुबह। और अच्छी जगह है, प्रभुपाद उसको देखते हैं, बहुत पीसफुल है। और बहुत ज्यादा किसी कोने में भी नहीं है, बीचों बीच भी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी 5 स्टार होटल्स खोलना चाह रहे हैं, उनका बिजनेस यहाँ पे बढ़ेगा। तो प्रभुपाद सोचते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस सेंटर खोलें। तो प्रभुपाद को और ये ज्यादा अच्छी जमीन लग रही थी। और वहां पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स, जो बहुत अमीर लोग थे, रिच लोग थे, वो ये जानते थे कि आने वाले टाइम में जुहू बहुत बड़ी जगह होने वाली है। और यहाँ पे ये भी बताते हैं कि वहां पे क्योंकि बीच था, तो बीच पे तो बहुत लोग आते हैं संडे सैटरडे को। और बिल्कुल मतलब बीच बिल्कुल पास में, अगर हमने जुहू टेम्पल हम गए हैं तो देखा होगा कि बीच बिल्कुल पास में है। और एवरी डे ऐसे भी हैं लोग जो काम पे जाने से पहले मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। तो इट इज अ परफेक्ट प्लेस। प्रभुपाद देखते हैं समुद्र की लहरें, खुला आसमान, कृष्णा कॉन्शियसनेस सेंटर यही होना चाहिए। प्रभुपाद को वो जमीन चाहिए थी। एंड प्रभुपाद, हालांकि प्रभुपाद के डिसाइपल्स अभी चाह रहे थे कि मालाबार हिल में प्रभुपाद और देखें, ताकि प्रभुपाद अपना माइंड चेंज कर लें, लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल दृढ़ थे। और उनके डिसाइपल्स भी हालांकि उनके डिसाइपल्स भी वही चाहते थे जो प्रभुपाद चाहते थे, लेकिन उनके अभी अंदर उतना उत्साह नहीं आ रहा था इस लैंड को देख के, उसकी हालत देख के। वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि वो कहाँ रुकेंगे, यहाँ टेम्पल की फैसिलिटी कैसे होगी, डीटीज कैसे रुकेंगे यहाँ पे।
तो जो मिस्टर एन थे वो 5 एकड़ प्लॉट के जो ओनर थे, उन्होंने एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखा और बहुत ही मित्रता पूर्वक वो प्रभुपाद से बात कर रहे थे और बहुत ईमानदार दिख रहे थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद को इस बात का आभास था कि जब ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं तो बहुत रिस्क रहता है। तो प्रभुपाद बहुत ही मतलब प्रभुपाद बहुत ही सतर्क थे। और यहाँ पे प्रभुपाद के जो लॉयर थे, उनको कहीं से पता ये चला था कि जो मिस्टर एन है उन्होंने ये लैंड ऑलरेडी एक सी कंपनी है उनको दे रखा था। और फिर बाद में वो उस बात से पलट गए, तो अभी सी कंपनी ने उनके ऊपर केस कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में और ये केस अभी चल रहा है। तो जब उनके मिस्टर प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी हैं वो मिस्टर एन से पूछते हैं कि ये जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है इस लैंड के ऊपर, मतलब इसका क्या कब क्लियर होगा, ये कैसे? तो वो कहते हैं आप चिंता मत करो, सी कंपनी किसी भी हाल में ये केस नहीं जीतेगी और आप सारा डाउन पेमेंट अभी मत करना, आप कुछ पैसा अपने पास रखो, थोड़ा पैसा दे दो जब तक ये पूरा मामला सेटल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मिस्टर ये बात बताते हैं कि वो बहुत बड़े पर्सन थे बॉम्बे में। पहले वो एक बहुत ही बड़े जुडिशियल पुलिस पोजीशन पे थे और अब उसके बाद वहां से रिटायर होके वो बॉम्बे में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके पब्लिशर और एडिटर थे। तो वो बहुत रिच पर्सन थे, उनके पास जुहू बॉम्बे में बहुत प्रॉपर्टीज थी, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। और कोई भी पर्सन उनसे उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता था या जाना चाहता था, वो इतने बड़े पर्सन थे कि कोई भी उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो अभी यहाँ पे जुहू में लैंड लेना, यहाँ पे बताते हैं कि बहुत ही साहसी काम था और प्रभुपाद को इस बात का भली भांति आभास था भी। तो प्रभुपाद यहाँ पे जब मिस्टर एन और उनकी वाइफ से मीटिंग होती है तो प्रभुपाद उनके लैंड की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा लैंड है, लेकिन फिर प्रभुपाद ये भी बता देते कि उनके पास बहुत कम पैसे हैं। तो मिस्टर एन जो थे वो बहुत ही अच्छे से डील करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम ये लैंड आपको देना चाहते हैं। वो मतलब कुछ नेगोशिएशन करके एक एक वर्बल अग्रीमेंट हो जाता है कि प्रभुपाद को ये लैंड देंगे। तो प्रभुपाद और मिस्टर एन अग्री होते हैं कि 2 लाख रुपए अभी देंगे और फिर धीरे धीरे करके इस्कॉन 14 लाख रुपए और देगा, धीरे धीरे। लेकिन जब 2 लाख रुपए दे देंगे तो उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वो उस लैंड पे रह सकते हैं। फिर प्रभुपाद ये डील करने के बाद फिर थोड़ा नेगोशिएट करते हैं और प्रभुपाद कहते हैं अभी 50,000 देंगे, फिर कुछ टाइम के बाद फिर 50,000 देंगे और उसके बाद 1 लाख हो गया। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद कहते हैं हम यहाँ पे इस लैंड पे रह सकते हैं डीटीज के साथ। और फिर जैसे ही 1 लाख रुपए और दे दिया, मतलब टोटल 2 लाख हो गए डाउन पेमेंट, तो उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी इस्कॉन को मिल जाएंगे। तो फिर श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं सत स्वरूपदास गोस्वामी महाराज कि जब भी ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते थे तो प्रभुपाद बहुत सावधान रहते थे, बहुत सतर्क रहते थे। और प्रभुपाद एक बार ये भी कहते हैं कि जब कोई व्यापारी आपको बोले कि मैं आपसे डीलिंग में कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा, तो आप समझ जाओ कि वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो ये ऐसा पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे बताते हैं कि इस्कॉन जब न्यूयॉर्क में था तो एक बहुत बड़े वेल्दी पर्सन आए थे, बहुत रिच पर्सन आए थे और वो हेल्प कर रहे थे डिवोटीज को। तो प्रभुपाद को डाउट हो गया था कि ये चीटिंग करेंगे कुछ, तो प्रभुपाद ने कई बार अपने डिसाइपल्स को अलार्म किया इस बारे में, बहुत वार्निंग्स दिए, सावधान करने की कोशिश की, लेकिन डिवोटीज को लगा नहीं अच्छा पर्सन है और फिर बाद में वो चीट करके चला भी गया। तो प्रभुपाद को फिर थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट प्रभुपाद को लैंड बहुत पसंद था, इसलिए प्रभुपाद रिस्क लेने को तैयार थे। तो जो बाकी डिवोटीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जब उनको पता चला कि प्रभुपाद को बॉम्बे में फाइनली एक लैंड मिल गया है तो वो बहुत खुश थे। लेकिन जो डिवोटीज बॉम्बे में थे वो उनकी फीलिंग्स थोड़ी बहुत खुश भी नहीं थे, वो मिक्स्ड थे, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे थे ऐसी जगह पे, ऐसी जमीन पे मंदिर, फिर मंदिर तो अभी दूर की बात है, अभी यहाँ पे हमें रहना होगा और डीटीज को भी यहाँ पे सर्व करना होगा। तो वो सोच नहीं पा रहे थे, वो बहुत टेंशन में थे। तो और आसपास जो बिल्डिंग्स थी जहाँ पे किराएदार रहते थे वहां कोई रूम नहीं था। तो वो डिवोटी सोच रहे थे हम तो यहाँ रुक नहीं सकते, कोई रूम नहीं है और इंडियन लॉ के मुताबिक हम उनको निकाल भी नहीं सकते, मतलब बीच में लॉ होता है 1 साल का जो भी अग्रीमेंट होता है उसके बीच में वो किराएदार निकल भी नहीं सकते। तो अब अगर उनको लैंड पे आना होगा तो उन्होंने इसी लैंड पे जो कि जंगल से कम नहीं है उसी लैंड पे आना होगा रहने के लिए, और टेम्पल भी वहां पे एक टेम्पररी इस्टेब्लिश करना होगा। और वो भूमि कैसी है? बिल्कुल मच्छर, सांप
और चूहे और इतना छोटा लैंड है यहाँ पे बताया वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो अभी जगह है, मतलब हाँ इसको यहाँ पे यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसी अभी जंगल से वो कम नहीं है। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास आते हैं और कहते हैं कि हम वेस्टर्नर्स हैं, हम ऐसे नहीं रह सकते, हमें कम से कम नल से पानी चाहिए और कम से कम दरवाजे और उन पे कुंडी चाहिए, इतनी फैसिलिटी तो हमें कम से कम चाहिए। तो प्रभुपाद जवाब क्या देते हैं, डोंट यू वांट टू बिकम प्योरिफाइड, क्या आप शुद्ध नहीं होना चाहते? तो इसके बाद तमाल कृष्ण महाराज चुप हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। और फिर जब तमाल कृष्ण महाराज बाकी डिसाइपल्स को, डिवोटीज को ये बात बताते हैं, तो उनके हृदय में ये बात बहुत अंदर तक जाती है और वो समझ जाते हैं कि प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं। प्रभुपाद चाहते हैं कि हम और तपस्या करें और इससे हमारा ही फायदा होगा, मतलब अल्टीमेट बेनिफिट हमें मिलने वाला है। इस तरह से वो डिवोटीज सोचते हैं और वो हो जाते हैं, उनके अंदर एंथुजियाज्म आ जाता है कि ये कोई सिर्फ ऐसी खाली परिश्रम नहीं है जैसे भौतिक जगत के लोग करते हैं, ये आध्यात्मिक चुनौती है जो हमें करनी है अपने गुरु के लिए। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है हमारे गुरु, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब ये प्रोजेक्ट बहुत महान होने वाला है, बहुत अद्भुत होने वाला है, जिसका अभी साक्षात्कार हमें नहीं है लेकिन हमारे गुरु को है। तो इससे उनके अंदर बहुत एंथुजियाज्म आ जाता है। तो आगे बताते हैं कि प्रभुपाद बहुत ही पर्सनली बहुत सारे मैनेजेरियल डिसीजंस में इन्वॉल्व थे, लेकिन प्रभुपाद इससे बहुत ज्यादा खुश भी नहीं थे। प्रभुपाद चाहते थे जीबीसी ये सारा कार्य देखे, उत्तरदायित्व ले। प्रभुपाद कहते थे अगर जीबीसी सब अच्छे से करे तो मेरे को मतलब इतना अपना दिमाग इन सब में नहीं लगाना पड़ेगा, मैं अपना समय शास्त्र देने में लगा सकता हूँ। मैं आप सबको वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण और गोस्वामी इसके दिए हुए इतने ग्रंथ है, मैं आप सबको वो दे सकता हूँ, देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा एनर्जी, अपना दिमाग मुझे दिन रात इन सब में लगाना पड़ता है, तो जो मेरा असली काम है, जो मेरा असली कर्तव्य है, मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा। तो अभी प्रभुपाद को इंडियन प्रोजेक्ट्स पे तो डायरेक्टली ध्यान देना ही है, लेकिन उसके सिवाय जो वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां से हर रोज 12 से 15 लेटर्स आते थे जिसका प्रभुपाद को जवाब देना होता था। तो प्रभुपाद कहते थे ये बार बार क्यों मुझसे इतने प्रश्न पूछते रहते हैं। तो फिर श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं कि एक्चुअली वो आपसे डायरेक्ट ही, डिवोटीज प्रेफर टू आस्क यू पर्सनली प्रभुपाद, कि वो आपसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं। तो जीबीसी कई चीजों का जवाब नहीं जानते तो वो आपसे पूछते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं उनको आप सब पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो वो मेरी पुस्तकों का अध्ययन करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, उनको सब पता चल जाएगा। अब मैं ओल्ड हूँ, अब मुझे फिलोसफी पे सेटल होने दो। अब मुझे ये इतना ज्यादा चिट्ठी पढ़ के उसका उत्तर देना, इतना बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इतना जवाब देना, इन सब से मुझे फ्री करो। तो अब ये सब जीबीसी का कार्य है, प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। यहाँ सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि असंभव था, क्योंकि जैसे ही प्रभुपाद देखते थे कि मेरे डिसाइपल को कोई चीट कर रहा है, प्रभुपाद तुरंत उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। और फिर प्रभुपाद कभी भी अपने डिसाइपल्स को डिस्करेज भी नहीं करते थे कि तुम नहीं कर रहे हो। मतलब प्रभुपाद बहुत एंथुजियास्टिकली आते थे उस प्रोजेक्ट में, मैनेजेरियल प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे बताते हैं कि प्रभुपाद ने कई बार एक्चुअली ये बोला कि मुझे अभी रिटायर होने दो, तुम मैनेज करो। लेकिन ये उनका स्वप्न रह गया, क्योंकि अगर इस्कॉन को अभी आगे बढ़ना है तो प्रभुपाद के रिटायरमेंट का भी कोई स्कोप नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय।